ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है उत्सर्जन। क्या नाम है बच्चों? ये है हमारा प्यारा सा, क्या बोलो, कौन सा सब्जेक्ट? हट पगला, क्या लिखें? बायोलॉजी। और बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर होगा हमारा 4 ना, और चैप्टर है ना जी। और इसका नाम क्या है? बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना चैप्टर। चलिए, अब रही बात उत्सर्जन क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़े, पहला चैप्टर हमारा पाचन से संबंधित था, दूसरा चैप्टर जो है हमारा श्वसन से संबंधित था, और तीसरा चैप्टर था हमारा परिवहन से संबंधित था, और अंतिम जो चैप्टर मतलब इसका चैप्टर है क्या है? उत्सर्जन। हालांकि ये सब का सब एक ही जगह में है। आप एनसीईआरटी के किताब में देखोगे तो आपको सब एक ही जगह मिलेगा। तो सर एनसीईआरटी का किताब होता कैसा है? दिखाएंगे तुम लोगों को, होता है इसका भी किताब, ठीक है। तो ये सबको एकदम शॉर्ट छोटा छोटा इत्तू को बात बताया है और ख़त्म कर दिया है। किताब कहता है प्यारे बच्चों, उत्सर्जन का मतलब क्या है? उत्सर्जन का यह मतलब होता है कि प्रत्येक जीव, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, प्रत्येक जीव वो क्या करते हैं? भोजन करते हैं, और भोजन करने के साथ साथ कई गैसों का भी परिवहन करते हैं, गैस भी लेते हैं। क्या हम लोग खाली खाने खाते हैं, पानी पीते हैं, कि हम लोग हवा भी लेते हैं? हवा भी लेते हैं भाई, ठीक है। तो हम लोग खाना खाने के बाद भोजन का क्या होता है बच्चों? पचता है। पचने के बाद क्या होता है? तो वह उस भोजन में मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या उस भोजन में मौजूद जो आवश्यक तत्व होते हैं, उन तत्वों का कोशिकाओं के द्वारा उपयोग होता है, जिसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो भोजन का ये प्रोसेस जिसमें वो पचता है, पचने के बाद इनके आवश्यक तत्व शरीर में घुलते मिलते हैं, तो ये क्रिया को सम्मिलित रूप को ही हम लोग उपापचयी क्रिया कहते हैं, ठीक है। और इसी उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो आवश्यक और अनावश्यक पदार्थ, बोलो क्या क्या बोले? आवश्यक और अनावश्यक पदार्थ बनते हैं। आवश्यक पदार्थ कोशिकाओं के द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं ऊर्जा के रूप में, जबकि अनावश्यक पदार्थ कोशिकाएं उसको शरीर से बाहर निकालना चाहती है ताकि वो संतुलित हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप 2 प्रकार के पदार्थ बनते हैं, एक आवश्यक पदार्थ और एक होते हैं अनावश्यक पदार्थ। इन अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, उसी को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर हो गया बात? सीधा सीधा क्लियर हुआ। अगर आपसे सवाल रहा उत्सर्जन क्या है, तो शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाला अनावश्यक पदार्थ जिसका शरीर से बाहर निकलने की क्रिया ही क्या कहलाएगी? उत्सर्जन कहलाएगी। और कई जीवों में अलग अलग होते हैं। जैसे पादप की बात करें या जंतु की बात करें, तो पादप में यह उत्सर्जित पदार्थ जो है रेजिन के रूप में होता है, गोंद के रूप में होता है। आपने देखा होगा अक्सर बच्चों, ये गोंद अगर आप किसी पत्ते को तोड़ते हो या कटहल के पत्ते को तोड़ो तो आपको उसमें से गोंद निकलता हुआ दिखता है। रबड़ के पत्ते को अगर आप तोड़ो तो उसमें से भी गोंद निकलता है, सफ़ेद रंग का दूधिया पदार्थ निकलता है ना। तो सर ये दूधिया पदार्थ आखिर है क्या? बच्चों यही है उत्सर्जी पदार्थ।
जिसको ये जमा करके रखा है, कहाँ? पत्तियों में जमा करके रखा है। यानी अगर आप कटहल के पत्ते को तोड़ते हो तो आप देखते हो कि इसके अंदर यह दूधिया पदार्थ है। सर ये है क्या चीज़? तो बच्चों यह है उत्सर्जी पदार्थ। आपने कई ऐसे पौधों में देखा होगा बच्चों जिससे जेली बनता है। और जेली जानते हो बच्चों वो किससे प्राप्त होता है? जो जेली तुम लोग चॉकलेट वगैरह जो बनते हैं बच्चों, तो चॉकलेट में शर्करा की भी मात्रा रहती है और गोंद रहता है। अब सर ये गोंद क्या चीज़ का रहता है? तो ये पौधे का ही गोंद रहता है। और ऐसे गोंद पहाड़ी इलाकों में ऐसे पौधे उगते हैं, उनके गोंद को लिया जाता है और उसी से चॉकलेट तैयार किया जाता है। जो आप चॉकलेट खाते हो मज़े से, वो दरअसल क्या है? पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है, यानी पौधे का वो बेकार पदार्थ है, उसका उसके साथ में कोई काम नहीं है। चॉकलेट केवल चीनी से तैयार नहीं होता है, नहीं तो ऐसा होता तो सभी लोग घर में चॉकलेट तैयार करना शुरू कर देता, नहीं कर देता? आज फलनवा चॉकलेट खाएं तो आज चिलनवा खाएं, चलो घर में बनाते हैं, फ्लेवर मिला देंगे, चॉकलेट तैयार। नहीं होगा, नहीं होगा। आपको एक आइसक्रीम तैयार करने में भी 12 बज जाता, फिर भी वो वाला स्वाद नहीं मिलता है जो ओरिजिनल का आइसक्रीम का मिलता है, नहीं मिलता है वैसा स्वाद। क्यों? आखिर उसमें क्या डालता है वो जो कि ऐसा स्वाद मिलता है? तो उसका फ्लेवर है, कुछ ना कुछ, हर कंपनी का अपना अपना फ्लेवर है, सबका सेम तो नहीं है, नहीं तो सबका आइसक्रीम एक जैसा खाने में लगता। सबका फ्लेवर क्या है बच्चों? अलग अलग है। फ्लेवर का ही दाम है, वही समझ लीजिए उसका सीक्रेट पासवर्ड है। समझ गए ना? वो पासवर्ड है, अगर वही फ्लेवर बता देगा तो सभी लोग कंपनी खोल लेगा। समझ रहे बात? तो इस तरह के पदार्थ आपने अक्सर देखा होगा प्यारे बच्चों। हम लोग अपने घरे के आसपास में देखो, सजना का पौधा, उससे तुमको एक गोंद जैसा निकलता हुआ दिखाई देता है। तो सर वो गोंद क्यों निकलता है? तो बच्चों वो उसके लिए वो बेकार पदार्थ है, उसका शरीर के अंदर, उसके शरीर में या उसको कोई काम नहीं। तो बच्चों पौधे जो होते हैं वो अपने उत्सर्जी पदार्थ को कहाँ कहाँ संचित करके रखता है? जड़ में संचित करता है, जमा करके रखता है, तना में संचित करके यानी छाल में संचित करके रखता है, और पत्तियों में भी संचित करके रखता है। क्लियर हो गया बात को? ये पौधे का उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग टैनिन कहते हैं, रेजिन कहते हैं, गोंद कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं, ये सभी चीज़ें कहते हैं। याद रखिएगा, रेजिन, टैनिन, लेटेक्स, ये सभी चीज़ें जो है बच्चों ये उत्सर्जी पदार्थ। क्लियर हो गई बात? हम लोग जो देखते हैं बच्चों ये रबर बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है? ये भी रबर के पौधे से तैयार होते हैं, है ना? अब ऐसा है, बचपन में बहुत लोग क्या करता था, कट पेंसिल का छिलका सबको जमा कर कर के रखता था और उसको क्या करता था, दूध में रख देता था। कुछ सालों के बाद देखता था ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, भाई हो क्या गया इसको, हैं? सब लोग बोलता था। तो दरअसल ये इसलिए बोला जाता था, सुनिए इसके पीछे रीज़न था, ये इसलिए बोला जाता था क्योंकि शिक्षक बच्चे क्या करते थे, छील छील के खाली नीचे बिखरा देते थे, है ना, वो बर्बाद कर देते थे और साफ करना पड़ता था हर दिन, परेशान हो जाते थे। तो ऐसे में शिक्षक लोग एक उपाय निकाला कि बच्चों को ऐसा लालच दीजिए कि वो छिलका को बर्बाद ना करे, ज़मीन में ना फेंके, जिससे वो वातावरण को ख़राब ना करे। तो ये जमा करके पॉकेट में रखे और घर ले जाके अच्छी जगह पर रख दे। तो देखे आपके साथ में खेला हो गया नहीं हो गया? तो ऐसा सब हुआ करता था और ऐसा होता भी है, आज भी बच्चे करते हैं। तो उनको करने दीजिए, भले तुम बेवकूफ़ बना उसको भी बनाओ, समझा ना? अब तुम बेवकूफ़ बन गया, अब उसको होशियार बना देगा तो दिक्कत हो जाएगा। बोलो हम अपनी पीढ़ी में, जब तुम अपनी पीढ़ी में बेवकूफ़ बने हो तो उसको भी बनने दो थोड़ा सा, तब ना मज़ा आएगा, उसको सीख मिलेगा, तब उसको बाद में बताना। जानते हो ऐसा बोलता था मास्टर लोग, ऐसे बोलते थे, यही कारण था और दूसरा कोई कारण नहीं है बच्चों। समझ में आ गया ना सबको?
और सही में बच्चों क्या जमा करता था, नीचे गिरा हुआ रहता था, उसको जमा कर कर के ले जाता था। तो यहाँ सभी लोग ऐसा किया होगा, बिल्कुल करता था। चलिए अब आते हैं बच्चों जीव में। अब जीव क्या करते हैं, इन उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। अब जैसे हम लोगों ने श्वसन में पढ़ा, फेफड़ा ही ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। फेफड़े के अलावा शरीर का कोई अन्य भाग नहीं है जिससे तुम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर सकते हो शरीर के अंदर का। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से, तो हमारे शरीर के रक्त में मौजूद रहता है और इसी रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। तो अगर बोला जाएगा उत्सर्जी गैस का नाम बताओ, खट से बता देना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक कि बोला जाएगा कि कार्बनिक पदार्थ के विखंडन के फलस्वरूप कौन सा उत्सर्जी पदार्थ महत्वपूर्ण रूप से होता है, तो वो है बच्चों क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर जीवों में क्या क्या होता है। देखो जीवों में पाया जाता है अमोनिया, यूरिया। होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोटीन का विखंडन होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि शरीर में ग्लूकोज बना, शरीर में ग्लूकोज हुआ, उसका ऑक्सीकरण होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, उसका विखंडन होता है, प्रोटीन का विखंडन होता है, अमीनो अम्ल का विखंडन होता है। तो अमीनो अम्ल एवं प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप क्या क्या तैयार होते हैं, तो यूरिक अम्ल तैयार होते हैं। ठीक है, यूरिक अम्ल तैयार होंगे। ये क्या है, तो ये बच्चों एक नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। यूरिक अम्ल जो है एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। यूरिया तैयार होना, अमोनिया तैयार होना, ये सब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है, अमोनिया और यूरिया। और यह अमोनिया और यूरिया शरीर के लिए, तुम्हारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है, विषैला है। जल्द से जल्द शरीर से इसको बाहर आना है। अगर ये बाहर नहीं आएगा तो यह यूरिक अम्ल पूरे शरीर में फैल के विषैला कर देगा, तुम्हारे शरीर के सारे रक्त को, सारे ऑर्गन को काम करने में ये बाधित कर देगा, यानी सारा ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये यूरिक अम्ल जो है, चाहे अमोनिया, शरीर से बाहर कैसे निकलती है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यूरिक अम्ल जो होते हैं, या इसको बोलेंगे अमोनिया और यूरिया को दो याद रखिएगा, दो उत्सर्जी पदार्थ जिसका नाम है यूरिया और क्या है, अमोनिया। यूरिया जो है प्यारे बच्चों, ये होता है अधिक जटिल परंतु कम विषैला होता है। जटिल होगा लेकिन ये विषैला क्या होगा, कम होगा। और अमोनिया जो है बच्चों, ये कम जटिल है लेकिन ये विषैला अधिक होता है। तो हमारे शरीर में, ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर में यह अमोनिया यूरिया में बदल जाता है और उसी यूरिया का शरीर से उत्सर्जन होता है और वह उत्सर्जन मूत्र के रूप में होता है। तो यह एक उत्सर्जी पदार्थ है। अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पियोगे, ज़्यादा सेवन नहीं करोगे, तो ऐसे स्थिति में शरीर में यूरिक अम्ल बनेंगे और यूरिक अम्ल बनने के बाद समस्या पैदा हो जाएगी। वह समस्या ये है कि शरीर के जितने भी जोड़ होते हैं वो सारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अधिकांशतः ये 30-40 साल के बरस के व्यक्ति को ज़्यादातर होता है जो कम पानी का सेवन करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि पानी को लिए मुँह में डाल दिए, पाइप चला दिए, उधर मोटर चला दिए, पाइप को घुसा लिए, अब पानी लगातार पी रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। ये पानी दरअसल बच्चों हमारे पेट में जाता है और पेट से होते हुए वो आहार नाल के माध्यम से होते हुए वो देखिए किडनी में कोशिकाएं पानी को लेकर जाती है किडनी तक। अब ऐसा नहीं कि पिए और डायरेक्ट किडनी में चल गया पानी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यह यूरिक अम्ल या बोलेंगे बच्चों यूरिया या अमोनिया कौन बना रहा है, किडनी बना रहा है। तुम्हारे शरीर के अंदर में किडनी होता है। किडनी का काम ही है
कि वह क्या करेगा, जितने भी दूषित पदार्थ है जैसे यूरिया को वो शरीर से बाहर निकालेगा। ठीक है। अब यह यूरिया बैक्टीरिया के साथ जल्दी अभिक्रिया करती है और बैक्टीरिया के साथ जल्दी अभिक्रिया होने के कारण जो है ये बदबू करता है। इसके कारण है, इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है। तो अब बोला जाता है प्यारे बच्चों कि सर इसका पीला रंग किसके कारण होता है, इसके पीछे भी पूछा जाता है यूरोक्रोम के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। तो दरअसल बच्चों क्या हो रहा है कि हमारे शरीर से जितने भी विषैला पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर जा रहे हैं। और आपको पता होगा किडनी फेलियर आम बात हो गया है ना, किडनी फेलियर हो गया, खत्म कहानी। अगर आपके शरीर में कितने किडनी है बताओ, 2। अगर एक किडनी फेलियर होगा दूसरा काम करेगा, दूसरा करेगा, एक फेलियर खत्म दूसरा चलता रहेगा, और दूसरा खत्म तो तुम दुनिया से खत्म हो जाएगा। सीधा लॉजिक है। मनुष्य एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। इसी कारण से कोई व्यक्ति एक किडनी को डोनेट कर सकता है। लालू प्रसाद यादव को एक किडनी डोनेट किया गया उसके खुद की बेटी के द्वारा, और उसकी बेटी अभी एक किडनी पर भी जीवित है। अब सुनिए कि सर किडनी फेलियर होने के पीछे क्या होगा यदि किडनी काम करना बंद कर दे। तो ऐसी स्थिति में अभी हमने बताया बच्चों कि यूरिया विषैला कम होता है, अमोनिया जो बनता है वह अमोनिया तुम्हारे जल के साथ मिल जाता है जिसके कारण यूरिया बनता है, और यह यूरिया कम विषैला होता है। लेकिन किडनी ही वैसा काम करता है। अब किडनी ही काम करना बंद कर देगा तो वह जो विषैला पदार्थ है वो तुम्हारे संपूर्ण रक्त में फैलेगा, और रक्त में फैलेगा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है हो जाएगी, और किडनी फेलियर के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसके पीछे का कारण क्या है सर, लॉजिक क्या है? तो लॉजिक यही है कि आपके रक्त में जो विषैला पदार्थ है वो विषैला पदार्थ निकल ही नहीं रहा है, वो हट ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होता है, व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर क्या करते हैं, उसको डायलिसिस की प्रावधान देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसको हम लोग गुर्दा कहते हैं ना जी, किडनी को ही गुर्दा कहते हैं या इसी को ब्रिक कहते हैं, तो ऐसे में उसको बोला जाता है कि डायलिसिस आप समय समय पर करा कर आइए। तो सर डायलिसिस होता क्या है, ध्यान से सुनो। हमारे शरीर में बच्चों 2 तरह की धमनी है, पढ़ाई भी है। 2 तरह की नसें होती है, एक को कहा जाता है धमनी महाशिरा और एक कहलाता है महाधमनी, और एक होता है महाशिरा। एक में अशुद्ध रक्त चलता है, एक में शुद्ध रक्त चलता है। तो किडनी का काम क्या होता है, तो यह क्या करता है, तुम्हारे रक्त को शुद्धिकरण करता है और तुम्हारे रक्त से विषैले पदार्थ को, विषैले चीज़ों को अलग करता है। फेफड़ा का काम क्या था, केवल कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, वो शरीर से अमोनिया को निकाल नहीं पाता है। लेकिन अमोनिया को, यूरिया को कौन निकालेगा, किडनी निकालता है। क्लियर हो गई बात को? तो डायलिसिस में होगा क्या, होगा ये कि महाधमनी से आपके रक्त को लेगा, संपूर्ण रक्त को एक मशीन तक ले जाया जाएगा, उसको डायलाइजर मशीन कहते हैं। उस मशीन से फिर प्यूरिफाई होके रक्त फिर आपके दूसरे वैन में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे शरीर से संपूर्ण रक्त उस मशीन में जा रहा है और वही रक्त को शुद्धिकरण करके तुम्हारे शरीर में फिर वापस भेज रहा है। ये डायलिसिस होता है, कभी कभी महीनों में होगा, कभी कभी सप्ताह में होगा, कभी कभी 4 महीने में होगा, कभी कभी 6 महीने में होगा। ऐसा नौबत ना आए,
ऐसा नौबत ना आए, क्योंकि यह आने का मतलब है कि आपका किडनी फेलियर हो रहा है। ख़त्म कहानी। तुरंत ही किडनी का ऑपरेशन किया जाता है, नई किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है, लगाया जाता है और फिर से व्यक्ति चलने फिरना शुरू कर देता है। अब आते हैं बच्चों कि यह उत्सर्जी पदार्थ में कुछ ऐसे जीव हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ऐसे जीव सर उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निकालते हैं? तो ध्यान रखेंगे कि जितने भी जलीय जीव होंगे सब के सब उत्सर्जी पदार्थ जो है बच्चों वो अमोनिया के रूप में पानी में बहा देंगे, क्योंकि ये सब जल में रहने वाले जीव होते हैं, उसी में वो अमोनिया को निष्कासित कर देंगे। साथ ही साथ प्यारे बच्चों अगर बोलेंगे हम लोग कि यूरिक के अम्ल के यूरिक एसिड के रूप में कौन निकालेंगे? जैसे पक्षी जितने भी होंगे बच्चों और रेंगने वाले जीव जितने होंगे और पक्षी होंगे, ये सब के सब भी जो है बच्चों उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। समझ में आया बात को? अब यह उत्सर्जी पदार्थ बच्चों उन लोगों के शरीर में जो है कोई अलग से कोई मूत्र मार्ग नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, उसको अमोनिया के रूप में डायरेक्ट सीधे, हम लोगों का तो क्या जल के रूप में निकलता है जो यूरिया होता है, लेकिन वो डायरेक्ट निकलता है, जिसके कारण वो अमोनिया होता है जो काफ़ी विषैला होता है और शरीर से उसको निकलना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गई बात को? तो ये तमाम चीज़ें हैं बच्चों जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों उत्सर्जी पदार्थ है क्या। तो हम लोग ये कहेंगे कि शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, इन्हीं अनावश्यक पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासन करने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उत्सर्जन। क्लियर हो गई बात? लिखा जाए क्या? चलो लिखना शुरू करो। अब जो लोग किताब पढ़ के आई होगी या आया होगा, सुनने में उन लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि रिवाइज हो गया उसके लिए। क्या कुछ छूटा नहीं ना है जी? अच्छा, जो छूटा होगा तो बताइए देंगे। लिखा जाए उत्सर्जी पदार्थ, दुर्गी कर लगेगा ना रे? उत्सर्जी हाँ पदार्थ। शुरू करते हैं। लिखा जाए शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अनावश्यक पदार्थ, या ऐसे बोल सकते हैं, या विषैला पदार्थ, विषैला बनने वाला के उपापचय क्रिया के फलस्वरूप, शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप अनावश्यक पदार्थ या विषैला पदार्थ बनने वाला, यहाँ कर देना पड़ेगा, बनने वाला अनावश्यक पदार्थ या विषैला पदार्थ ही, कितना छोटा आंसर है, उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। उदाहरण में ले लेना बच्चों, उदाहरण में ले लेना, पादप में अलग कर देंगे, ठीक है, पादप में क्या कर देंगे अलग, और जंतु में अलग कर देंगे, ठीक है। पादप में क्या बोलेंगे बोलो तो गोंद, रेजिन, टैनिन, लेटेक्स। अधिकांशतः गोंद जो निकलता है बच्चों जिस भी पादप से, तो वो दरअसल एक उसका क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, बेकार पदार्थ है। जंतु में ले लेंगे पादप में, और यहाँ जाएंगे जंतु में। जंतु में जैसे ले लेंगे अमोनिया हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, है ना, यूरिक अम्ल हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। अब आएंगे हमारा उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं
के फलस्वरूप बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन जिन क्रियाओं द्वारा होता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। जंतुओं में भाग लेने वाला अंग गिल्स, ट्रेकिया या श्वास नली, फेफड़ा, ब्रिक को ही क्या कहेंगे बच्चों? किडनी, या फिर इसी को गुर्दा भी कहते हैं। पादप में संचित उत्सर्जी पदार्थ छाल, जिसको पुराने जाइलम बोलते हैं, पुराने जाइलम, जड़, पत्तियां, ठीक है। किताब धो देगी रे, किताब धो। नोट में लिख देना। एक कोशिका के जीवों में एक कोशिका के जीव कौन बच्चों? अमीबा। अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है, ध्यान रखिएगा। क्या है? प्रोटोजोआ। एक कोशिका के जीवों में अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन विसरण की क्रिया द्वारा दो कार्बनिक अणुओं के विखंडन के फलस्वरूप कार्बनिक अणुओं के विखंडन के फलस्वरूप बनने वाला प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, अमोनिया जल में घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा? बोलो। बिल्कुल घुलेगा। और अमोनिया जल में घुलेगा तो क्या बना देगा? यूरिया बना देगा। ठीक। कौन जहरीला है, अमोनिया या यूरिया? है तो दोनों ही, लेकिन ज़्यादा जहरीला कौन है? अमोनिया। ज़्यादा जटिल कौन है? यूरिया। कम विषैला कौन है? यूरिया। कम जटिल कौन है? और ज़्यादा विषैला कौन है? क्लियर। स्टार पॉइंट दे देना तो यहाँ पे स्थलीय जीव एक लिख लेना, जलीय जीव एक लिख लेना, एवीज, रेप्टेलिया। रेप्टेलिया कौन रे? रेंगने वाला ना। एवीज कौन?
पक्षी। एविज कौन होगा? पक्षी, सभी तरह के पक्षी। अब इसमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? स्थलीय जीव का उत्सर्जी पदार्थ अभी पढ़ा तुम लोग, यूरिया। क्या है बोलो तो? यूरिया। जल जीव का क्या होगा उत्सर्जी पदार्थ? बहुत अच्छा, ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। अमोनिया। अच्छा, अमोनिया जल में क्या होता है बोलो तो? जल में घुलनशील। जल में क्या प्यारे बच्चों? और अधिक विषैला, हाँ या ना? अधिक क्या? विषैला। और कम जटिल ना? कम जटिल। एविज, एविज में कौन आएगा बच्चों? पक्षी वगैरह। रेप्टेलिया में कौन आएगा? रेंगने वाला। तो ये सब क्या करेगा? यूरिक अम्ल। कौन सा? यूरिक अम्ल। अरे लिखने तो दो, तब ना हटेंगे रे, लिखने भी नहीं देता। लिखो। समझ में आया ना? कब कहीं से भी सवाल उठा देगा, बना देगा ना। एक टॉपिक आता है बच्चों, जल संतुलन क्या है? जल संतुलन क्या है? शरीर में जिस क्रिया द्वारा जल की मात्रा का संतुलन होता है, जल संतुलन कहलाता है। इनसे जुड़ी हुई जो संरचनाएं हैं, सबका काम भी है ना। जैसे हम लोग ब्रिक की संरचना बनाते हैं, तो जनरली तुम लोग ब्रिक जानते ही हो, इस तरह का ऐसा होगा, ऐसा होगा, ध्यान दोगे। और इसी ब्रिक से है, सुनो रे, इसी ब्रिक से ये निकलेगी इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ये होगा हमारा किडनी। किडनी कितना सेंटीमीटर लंबा होता है प्यारे बच्चों? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो चौड़ा होता है प्यारे बच्चों, इसकी चौड़ाई भी है 5 से 6 सेंटीमीटर। ये मोटा भी होता है, कितना? 2.5 से 4 सेंटीमीटर। ये इतना मोटा होता है, इसकी नाप हो गई, ठीक है। हमारे शरीर में कितने किडनी पाए जाते हैं? 2, ठीक है। किडनी जो है वो दिखता कैसा है? कहा जाता है प्यारे बच्चों कि किडनी सेम के बीज की तरह दिखाई देता है। सेम का बीज, इसकी तुलना जो है सेम के बीज की तरह की गई है। ऐसे सेम का बीज आप निकालोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखा जाएगा। अब ये कहाँ मौजूद रहता है बच्चों? तो ये उदर गुहा, उदर गुहा मतलब पेट होता है। उदर गुहा के देह भित्ति में यानी पृष्ठ में जो रीढ़ की हड्डी होती है बच्चों, वहाँ पर सटी हुई रहती है। बायां वाला भाग, ध्यान देना, बायां वाला भाग जो है ये क्या होता है? थोड़ा नीचा, और दायां वाला भाग
थोड़ा ऐसे ऊंचा होता है, यानी थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता है, ठीक है। वो जानना जरूरी नहीं है। जानना ये जरूरी है बच्चों कि इनसे जुड़ी हुई जो संरचनाएं हैं वो कौन कौन सा है। ध्यान से सुनना, ये जो नली आप देख रहे हो और ये कहाँ पर आकर एक नाशपाती के आकार की संरचना में आकर मिली हुई है बच्चों। ये हर जंतु में, हर जीव में इसी तरह की संरचना पाई जाएगी। तो इस संरचना को जो नली की तरह होता है बच्चों, इसी को कहते हैं मूत्रवाहिनी, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये जो आकार आप देख रहे हो ये नाशपाती के आकार की होती है, इसको ये कहा जाता है, इसको कहा जाएगा प्यारे बच्चों मूत्राशय। और इससे जो बाकी का आगे का जो रास्ता होता है इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों मूत्रमार्ग। तो यह इस तरह की 3 संरचनाएं किडनी से जुड़ी हुई रहती है। सवाल दे देगा किडनी का क्या कार्य है और इनसे जुड़ी हुई संरचनाओं के बारे में बताओ, तो आप चकरा जाओगे। इसीलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर क्या होती है प्यारे बच्चों, यही सिरा ऐसे ही जाती है, सिरा की नसें, और फिर धमनी की नसें जाती है बच्चों इसी में जाती है, रक्त जाता है इसमें। और रक्त जो जाता है बच्चों ये करीबन 10 लाख कोशिकाओं के द्वारा उस रक्त को छाना जाता है। समझिए ये, यानी 10 लाख छन्ना है उसमें, छना एक में, दूसरा में छना, तीसरा में, यानी 10 लाख बार रक्त छनता है। जानकर आश्चर्य हो गया। तो 10 लाख बार जो रक्त छनता है, देखना थोड़ा सा तार बाबू बचा के, यही है पूंजी, समझे ना, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो 10 लाख बार छना, कितना हो गया रे, 1-0, ठीक है। तो ये इतनी बार छना, इसी की कोशिका को बच्चों कहा जाता है नेफ्रॉन। इसी की कोशिका को, ये जो 10 लाख कोशिका होता है ना, एक किडनी में 10 लाख, दूसरा किडनी में 10 लाख। अगर एक किडनी काम करना बंद कर जाए तो दिक्कत नहीं है, छनेगा यहाँ भी आकर के, यहाँ भी छन सकता है रक्त। और रक्त छन करके उसी अमोनिया को जल क्या कर देगा, उसको किस में बदल देगा बच्चों, किस में बदलेगा, यूरिया में बदलेगा। और यह यूरिया के रूप में इस थैली में आकर जमा हो जाएगा। इसी थैली का नाम रखा गया है मूत्राशय, ठीक है। तो ये संरचना बच्चों, जैसे किडनी कितनी लंबी होती है, ये कितने पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 2, जिसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है। ये ठोस होती है, ये ठोस संरचना पाई जाती है इसमें। और इससे जो, और ये देखो बात है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, आपने उत्तल और अवतल दर्पण पढ़ा है। उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं बोलो तो, उत्तल कहते हैं, और धंसा हुआ भाग को क्या कहते हैं, तो यानी ये कहा जाता है बच्चों कि बाहरी भाग, ये बाहरी भाग उत्तलाकार होती है, यानी कॉन्वेक्स होती है, यानी उत्तलाकार होती है, यानी नतोत्तर और नतोदर और उन्नतोदर बोला जाता है इसको किताबी भाषा में, ऐसे ही कुछ मतलब इसको बोला गया है। एक बोला गया बच्चों उन्नतोदर, यानी उत्तल है तो उन्नतोदर बोला गया, और जो अवतल है वो नतोदर बोला गया, ठीक है। ये बोला जाता है, बाहरी भाग इसका जो है उत्तलाकार होता है, और आंतरिक भाग जिससे मूत्रवाहिनी जुड़ी होती है, या सिरा जुड़ी होती है, या धमनी जुड़ी होती है, इस भाग को कहा गया प्यारे बच्चों क्या, अवतलाकार, यानी ये बोला गया नतोदर होती है। इसी का नाम रख दिया बच्चों हाइलेमा। क्या नाम रखा, हाइलेमा रख दिया। इसी हाइलेमा से जुड़ा होता है, सिरा जुड़ा रहता है, जैसे ब्रिक धमनी कहते हैं, है ना, धमनी और सिरा, बोलो धमनी और सिरा, धमनी और सिरा वही कहलाता है। ब्रिक से जुड़ा है तो ब्रिक धमनी, ब्रिक से जुड़ा है तो ब्रिक सिरा। धमनी से कौन सा रक्त आ रहा है बच्चों, जा रहा है, बोलो कौन सा, शुद्ध रक्त। और
सिरा से कौन सा रक्त आ रहा है, यानी सिरा कौन सा रक्त को लेके आएगा, अशुद्ध रक्त को। यहाँ छाना, छानने के बाद शुद्ध रक्त को कौन भेजेगा, कहाँ कौन लेके जाएगा बोलो तो, अरे बोलो कौन, धमनी लेके जाएगा ना। सिरा लेकर आया, लेकर कौन जाएगा, धमनी। और जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, बेकार होगा, वो चला जाएगा आपका मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में, और समय समय पर मूत्रमार्ग से बाहर आ जाएगा। खत्म हो गई बात। वृक्क का कलर कैसा होता है बच्चों, ये गहरे भूरे रंग की ये संरचना होती है। क्या इससे जुड़ा हुआ बात समझ में आ गया ना। चलिए लिखा जाए बच्चों, मनुष्य का उत्सर्जन लिखा जाए। हाँ फिगर बना लेना इसको बगल में। ऐसे ही फिगर बनाना, किताबों की तरह बनाओगे दिक्कत हो जाएगा। मनुष्य में खास उत्सर्जी अंग वृक्क, किडनी या गुदा, गुर्दा होती है, जो उदर गुहा के देह पृष्ठ भित्ति की कशेरुकी दंड के कशेरुकी दंड के दोनों ओर उपस्थित होता है। यह दो संख्याओं में उपस्थित रहता है। लिखेंगे इसका आकार ठोस गहरे भूरे रंग की 10 सेंटीमीटर लंबी, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। वृक्क से 3 संरचनाएं जुड़ी होती है। पहला मूत्रवाहिनी, दूसरा मूत्राशय, तीसरा मूत्रमार्ग। तो सेम के बीच यहाँ नहीं लिखे हम, ठीक है, कहीं नहीं लिखे, क्योंकि हम यहाँ फिगर में ही लिख देना, बगल में सेम के बीच लिख देना, यहाँ 10 लाख लिख देना, काम खत्म हो जाए। अच्छा, इसकी वृक्क की इकाई आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेफ्रॉन का संरचना बनाना होगा, पूरा फिगर बनाना होगा, 5 नंबर उसमें मिलता है। चलो पहले इसको लिखो, कहाँ गए हम लोग, हाँ लिखो, वृक्क
का बाहरी भाग उन्नतोदर कहलाता है और भीतरी भाग जहाँ मूत्रवाहिनी, महाधमनी या वृक्क धमनी, वृक्कशिरा, वृक्कधमनी, वृक्कशिरा जुड़ा होता है नतोदर या हाइलेमा भाग कहलाता है। नंबर 1 लिख देना, मूत्राशय, उसको डील कर देंगे। मूत्रवाहिनी ना, यह वृक्क के हाइलेमा भाग से, देखो बाबू, हाइलेमा भाग से जुड़ा होता है, जो मोटे एवं चौड़े नली के आकार में ठीक है। दूसरा मूत्राशय, यह एक चौड़ी थैली जैसी हल्ला नहीं करो संरचना होती है, जहाँ मूत्र या उत्सर्जी पदार्थ का संचय होता है। नंबर 3 मूत्रमार्ग, यह मूत्राशय से जुड़ी नली होती है, जो नाशपति क्या करा, और यह नाशपति के आकार का होता जो रेक्टम के मनुष्य कैसा जीव है, स्थलीय या जलीय?
आज बहुत लिखा दिए क्या जी? आज 3:30 बजे वाला मेकअप कर रहे हैं ना? इसमें ऐसे लिखा हुआ रहेगा, मूत्र का पीला रंग चलो ठीक है बच्चों, हो गया, रहने दीजिए यहाँ तक। अगले दिन हम लोग सीधे नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या कहलाएगी? वृक्क की, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाएगी। ठीक है? ठीक है बच्चों, रहने दो। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, बस इसको पढ़िएगा। उसके बाद वृक्क के, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में, और पादप वाला पढ़ेंगे, ख़त्म, कहानी ख़त्म इस चैप्टर का। Yeah.